कम्युनिटी लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। एक गांव, छोटे से गांव से लेके बड़े शहर तक के हर व्यक्ति को इसके लिए आगे आना होगा और ऐसी चीज़ों को फोकस करना होगा जहां पर ऐसे विकास कैसे करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। आज पूरे विश्व में इस तरह के विकास को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें पर्यावरण को कम से कम हानि हो और तकनीक का विकास भी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच सारणी के जाने माने पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी और सर्प विशेषज्ञ श्री आदिल खान जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक इंटरव्यू के माध्यम से हम पर्यावरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आदिल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। आदिल जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वर्तमान में पर्यावरण की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या चिंताएं हैं? वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे पर्यावरण को लेकर क्या चिंताएं हैं, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो आपके शहर तक या आपके ज़िले तक या आपके स्टेट तक या आपके देश तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ मुद्दा है और अगर यहाँ पर भी एक पेड़ काटा जा रहा है तो वो पूरी दुनिया में अपना असर दिखाएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव दुनिया में पड़ेगा। तो इसको लेकर हम देखते हैं कि कई सारे समिट वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं जिसमें कार्बन को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी तकनीक से काम किया जा रहा है कि जिससे कम से कम प्रदूषण हो और पर्यावरण हितों का ध्यान रखा जाए। इसी को लेकर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। जो भी जहाँ मुझे पता चलता है कि आसपास के क्षेत्र में कटाई हो रही है अवैध या कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है जबकि उनको बचाया जा सकता है, ऐसे मामलों पे फिर मैं अपनी आगे शिकायत करके और यही कोशिश करता हूँ कि इन मामलों को रोका जाए जल्द से जल्द। जैसे कि हम आदिल जी जानते हैं कि आज पर्यावरण की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है वैश्विक स्तर। क्या विचार है कि किस तरह हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में क्या बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएं ताकि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसे हम संरक्षित रख सके और जो पर्यावरणीय क्षति हो रही है उसे हम रोक सकें? देखिए, इसके लिए हमें बहुत बेसिक लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ वहाँ से नहीं होगा कि सरकार ने कोई योजना चला दी और चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा और जितना सरकार काम कर रही है उससे आगे होकर जनता को काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि बिना साइंटिफिक रिसर्च के वो चीज़ ना करी जाए। जैसे अगर हम बैतूल जिले की बात करें तो ये मेन सतपुड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते होंगे जो दूसरे एरिया में नहीं हो पाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम जंगलों में या फिर जंगल के आसपास के किसी क्षेत्र में पेड़ लगा रहे हैं या पौधा लगा रहे हैं कोई, तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करें कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन सा पौधा वहाँ हो सकता है और वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं उनको उससे क्या फ़ायदा होगा। नहीं तो कई बार लोग ऐसे पौधे लगा देते हैं जिनका फल भी जानवर खाना पसंद नहीं करता या जिनका फल होता ही नहीं जिन पेड़ों में। इस तरह से क्या होता है कि आप पौधे लगा देंगे पर पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने लगेगा, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा। अगर आप पीपल, गूलर, बरगद के पेड़ लगाते हैं तो इससे कई सारे बंदरों को भी खाना मिलेगा और पक्षियों को मिलेगा, पशुओं को खाना मिलेगा। बहुत सारे ऐसे छोटे जानवर हैं जो इन पेड़ों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बेसिक लेवल से स्टडी करके उस चीज़ को उस पर काम किया जाए और इसकी शुरुआत ऐसे की जा सकती है जैसे ग्राम पंचायत लेवल है, एक गाँव है, वहाँ से हमें शुरुआत करना होगी। गाँव से लेकर शहर तक, शहर से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश। आदिल जी, अक्सर हम अखबार में देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई, अक्सर इसकी खबरें अखबारों में आते रहे, तो हम देख रहे हैं सरकार इसके लिए प्रयास करती है लेकिन फिर भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसको लेकर के आपकी क्या चिंता? देखिए, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आज के टाइम में बन गई है। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। बैतूल में जो अभी हाईवे बन रहा है भोपाल से बैतूल तक के लिए, उसमें इटारसी और बैतूल के बीच का जो एरिया था वो टाइगर कॉरिडोर में आता है। अब इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ से कोई कॉरिडोर या नेशनल पार्क जा रहा है तो वहाँ पर अगर किसी हाईवे का निर्माण होता है तो उसमें ओवर पासेस और अंडर पासेस बनते हैं ताकि जानवर बिना किसी परेशानी के क्रॉस कर जाए। पर यहाँ पर वो चीज़ को NHAI ने फॉलो नहीं करा। अब रूल बनाने वाली भी एक सरकार की बॉडी है और काम करने वाली भी एक सरकार की बॉडी है, पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से काम करने की मंशा नहीं होती है कि वो काम को पर्यावरण के अनुकूल कर सकें। उस वजह से फिर ऐसी स्थिति सामने आती है कि इन्होंने पूरा पेड़ काट के कॉरिडोर पे ही हाईवे का निर्माण शुरू कर दिया था। उसके बाद कुछ एक्टिविस्ट कोर्ट गए तो कोर्ट ने अभी उसमें स्टे लगा दिया है और इससे दो तरह के हमें नुकसान है। एक तो हमारा जंगल भी कट गया, दूसरा जो काम हो रहा था वो भी रुक गया और इसके बाद आने वाले टाइम में जो कॉरिडोर बहुत पहले बन जाना था वो अब आगे जाके लेट बनेगा, तो उससे वन्य प्राणियों पे भी काफी असर पड़ेगा। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसा आपने बताया, जो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वही जो रूल्स बने हुए हैं उन्हीं को अगर सरकार की संस्थाएं फॉलो नहीं करेगी तो आम लोग फिर कैसे? यही सबसे बड़ी समस्या है। इस संबंध में ध्यान देने की आपने बताया कि जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या जो टाइगर कॉरिडोर है वहाँ आपको अंडरपास जानवरों को सड़क पास करने के
के लिए अंडरपास ओवरपास बनाना अनिवार्य है। तो जब जो शासकीय संस्थाएं हैं वो ही उन चीजों को एक्टिव तरीके से नहीं ले रही हैं, तो आम लोग कैसे उस देखिए, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। ऐसे मामले सामने आए, गवर्नमेंट को तुरंत जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स है उन पे एक्शन लेना चाहिए। इससे ये होगा अवेयरनेस फैलेगी दूसरे ऑफिसर्स में कि अगर हमने इन नियमों का उल्लंघन करा पर्यावरण को लेकर तो हम पे एक्शन हो सकता है। दूसरा, एक पब्लिक में भी पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, और जब वो गवर्नमेंट अधिकारियों को नहीं छोड़ रही है तो फिर एक आम इंसान अगर पेड़ काटेगा तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक जो स्ट्रिक्ट कमांड है वो गवर्नमेंट ऐसे अपने एम्प्लॉइज पे, अपने ऑफिसर्स पे रखे कि वो पर्यावरण का ध्यान रख के काम करें फिर आगे से। तो ये चूक किस तरह हो पाती, मतलब जब सरकार की संस्थाएं ही इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर पा रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए शासन क्यों नहीं अपनी ओर से कोई व्यवस्था कर? व्यवस्था पूरी बनी हुई है, इसके लिए कमीशन होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है, ऐसी कई सारी संस्थाएं बनी है। कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाईवे बन रहा है तो उनसे परमिशन लेना होती है और इस हिसाब से उसका डिजाइन तैयार करा जाता है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोड बनाए, जानवर भी जा सके और इंसान भी जा सके उसमें से। जैसा आदिल जी आपने बताया कि ये संस्थाएं हैं, तो ये संस्थाएं फिर किस तरह से परमिशंस दे देती है? ये सरकार की बॉडी है। अभी जो केस बैतुल इटारसी वाला है उसमें पता ये चला था कि इस तरह की कोई परमिशन ली नहीं गई थी, जिस वजह से वो मामला अटका पड़ा है। अभी उसमें आगे कार्यवाही चल रही है। तो अगर कोई भी कहीं भी किसी भी जगह ऐसा डेवलपमेंट किया जा रहा है तो ये जरूरी है कि आप लोकल बॉडी से पूछें, लोकल में जो एक्टिविस्ट हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आप फॉरेस्ट ऑफिशियल से पूछ सकते हैं, आप संबंधित डिपार्टमेंट से पत्रचार कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम ऐसे विकास कैसे करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। आज पूरे विश्व में इस तरह के विकास को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें पर्यावरण को कम से कम हानि हो, और तकनीक का विकास भी इसलिए किया गया है कि हम कार्बन एमिशन कम कर सकें और पर्यावरण को बचा सकें ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। मतलब कोई भी मानवीय गतिविधि इस आधार पे हो कि उससे पर्यावरण को किसी तरह नुकसान ना हो। इसके लिए मतलब जैसे पूरा एक स्टडी की जाए कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें एक आकलन बनाया जाए कि यहाँ से अगर कोई रोड निकल रही है तो इतने पेड़ कटेंगे तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, और इस प्रॉपर एरिया में कौन से वाइल्ड लाइफ एक्टिव है और उनको एक्सीडेंट ना हो इसके लिए कैसे काम किया जाए, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। तो इससे निश्चित ही आगे जाके फिर बेहतर तरीके से काम होंगे और वो पर्यावरण अनुकूल रहेंगे तो वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। आदिल जी, हमसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या क्या कार्य किए? देखिए, मैं मतलब वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो कई सारे हमने सांपों को रेस्क्यू करके रिहैब करा है, कई ट्रीटमेंट कराए सांपों के। इसके अलावा 2018-19 में हमारी कॉलोनी में एक टाइगर आ गया था, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। उस टाइम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट करा, मैं टाइगर रेस्क्यू कमेटी में भी था। फिर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, यूट्यूब पे वीडियोस बनाया अवेयरनेस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। एक जो सिस्टम और पब्लिक के बीच का जो एक ब्रिज थे उसका मैंने रोल निभा के पब्लिक को भी सपोर्ट में लाया कि इसको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके अलावा कई सारी जगह हम देखते हैं पेड़ों की अवैध कटाई होती है, तो अगर मुझे कहीं ऐसी जानकारी मिलती है या मैं देखता हूँ तो इस संबंध में फिर मैं संबंधित विभाग में शिकायत भेजता हूँ। और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर मैं प्राथमिकता से काम कर रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ सतपुड़ा जलाशय है, उसमें चाइनीज हलर फैल गया था, उसकी वजह से डैम की पूरी जैव विविधता खत्म हो गई और वो काफी डेंजर भी है हमारे लिए। तो उसको लेकर मैंने काम किया, कई सारी कंप्लेंट करी। रिजल्ट ये आया कि अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, डैम की सफाई नहीं हो पाई, जिसके बाद हमने फिर कोर्ट में केस लगाया ग्राउंड लेवल पे लोगों को अवेयर करते हुए, बल्कि जो लीगल बैटल है वो भी लड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब हमें कम्युनिटी लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। एक गांव, छोटे से गांव से लेके बड़े शहर तक के हर व्यक्ति को इसके लिए आगे आना होगा और ऐसी चीजों को फोकस करना होगा जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं कटे। इसके अलावा जो काम हो रहा है वाटर कंजर्वेशन के लिए, जैसे गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है कि घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मस्ट है। उसमें ये होता है कि आपकी जैसे बारिश हुई तो छत से आपका पानी सीधे जमीन के नीचे जाएगा पाइप के थ्रू और वो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये सब चीजें मस्ट हैं कि ऑफिशियल्स भी इसका ध्यान रखें और पब्लिक भी ध्यान रखे और ऐसे काम करे जिससे कि वाटर कंजर्वेशन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके। आदिल जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर के भी काफी कुछ काम आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपसे देखिए, मतलब वन्य प्राणियों को लेकर मैं पिछले लगभग 11 या 12 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाता था, धीमे धीमे फिर मेरा फोकस वाइल्ड लाइफ पर आ गया और मैंने देखा कि यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स के साथ काम करते हैं जिनको बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं होता, जबकि जिनका काम है कि वो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करें और उनको प्रोटेक्ट करें, पर उनको भी उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी, मेरा काफ़ी बचपन से ही इंटरेस्ट रहा था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरा रुझान इस तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर
पर मैंने सांपों के कंजर्वेशन की शुरुआत करी। इसके बाद धीमे धीमे जो भी अन्य वन्य प्राणी थे उनके संरक्षण के लिए काम करना शुरू करा। तो इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे 2018 के आसपास की बात है, मध्य प्रदेश का पहला सफ़ेद कोबरा मिला था सारनी में, जिसको हमने फिर वन विहार में शिफ्ट करा था। और जैसे मैं सारनी में हूँ, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने एरिया की पूरी रिपोर्ट तैयार रखूँ और यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुँचाए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, इसके लिए काम करूँ। तो आज कंडीशन ये है कि मेरी कॉलोनी में टाइगर और लेपर्ड का मूवमेंट बना रहता है। इसके अलावा जो घर के पीछे जस्ट जंगल है, MPPG सेल के अंडर में आता है, वहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली का हैबिटेट है रस्टी स्पॉटेड कैट। फिर एक छिपकली है जिसे सतपुड़ा लेपर्ड गेको कहा जाता है, उसका हैबिटेट है, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सेंट्रल इंडिया के जंगल में पाई जाती है। इसके अलावा उड़ने वाली गिलहरी है, मॉनिटर लिजर्ड है, कई तरह के सांप हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई है, इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे जीवों का वहाँ पर हैबिटेट है प्रॉपर। तो अभी मैं मतलब प्रमुखता से उनके कंजर्वेशन के लिए भी काम कर रहा हूँ। आदिल जी, हम आप जानना चाहेंगे अब अगले प्रश्न के माध्यम से कि आप वन्य प्राणी और प्राकृतिक संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य करने का विचार कैसे आया आपको कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए? देखिए, विचार सबसे पहली जो चीज़ मैंने बताई वो यही थी कि मैंने देखा लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है और डर बहुत ज़्यादा है। जैसे एक बार क्या हुआ था, हम सुपर सी में रहते थे, हमारे घर के पीछे सारनी में, वार्ड नंबर 13 में, पीछे एक सांप निकला। तो किसी सपेरे को बुलाया लोगों ने पकड़ने के लिए, उसने वो सांप को अपने हाथ में लपेट लिया, वो था रैट स्नेक। अब वो सांप उसको काट रहा है, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि आपने इसको पकड़ के रखा है, आपको काट रहा है, तो आप तो मर जाओगे। तो बोला नहीं, मैंने जड़ी बूटी दवाई हुई है और मुझे कुछ नहीं होगा। तो मुझे वो टेक्निकली वो चीज़ सही नहीं लगी। मैंने उसका फोटो लिया, सर्च करा फेसबुक पे, तो एक मुझे ग्रुप मिला, मैंने वहाँ पोस्ट करा सांपों से संबंधित ग्रुप में। तो वहाँ मुझे पता चला कि ये तो सांप जहरीला होता ही नहीं है। फिर मैंने धीमे धीमे मेरा रुझान इन सब चीज़ों में बढ़ता गया। तो जैसे जैसे मैं इनकी गहराई में गया, मैंने कुछ प्रोग्राम्स छोटे मोटे अटेंड करे, वहाँ से मुझे सीखने को मिला। ऑनलाइन मैंने काफ़ी कुछ सीखा इनके बारे में। फिर मैं जो प्रॉपर साइंटिफिक वे था उससे इनके कंजर्वेशन के लिए काम करने लगा। आज की कंडीशन ये है कि जैसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काफ़ी सारे गाँव में जाते हैं, अनुभूति कैंप होते हैं, वहाँ पर बच्चों को अवेयर करना है, या फिर मैं कहीं सांप का रेस्क्यू करने गया हूँ, लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, तो उन्हें दूर करके कोशिश ये करते हैं कि एक संतुलन बैलेंस करा जाए ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में, कि उनको पता रहे कि इससे हमें ज़्यादा खतरा है या नहीं है, और इससे अगर खतरा हो तो हमें क्या करना चाहिए या कितनी दूरी बरतना चाहिए। आदिल जी, अब हम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप निरंतर, आपने जैसा बताया कि मैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ही कार्य कर रहा हूँ, और पिछले आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? लगभग 11 साल, लगभग 11 वर्षों से आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में इतना अवेयर होकर के कार्य कर रहे हैं, आपको शासन का सहयोग मिल पाता है, सोसाइटी समाज का सहयोग मिल पाता है? देखिए, डिपेंड करता है। समाज का तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है, पर प्रशासन का कई बार इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि मैं जिन मुद्दों को उठाता हूँ, जो परेशानियाँ उठाता हूँ, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। जी, हम जैसे कि आपने बताया सांपों के बारे में विस्तार से, और एक प्रश्न जो यहाँ पर ये भी था कि यदि किसी को सांप यदि बाइट कर देता है तो उसको प्राथमिक उपचार के रूप में क्या? देखिए, बहुत आसान है, इतना परेशान होने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, जितना लोग हो जाते हैं एक्चुअली में। आप मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसी प्रजाति है जिनके काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा 1-2 और हैं, पर वो बहुत घने जंगल में रहते हैं, उनकी बाइट के केसेस भी ना के बराबर ही आते हैं। 4 में कोबरा, सॉ स्केल वाइपर, रसल वाइपर और करेत, ये 4 सांप शामिल हैं। तो अगर जैसे किसी भी व्यक्ति को बाई चांस सांप ने काट लिया तो ज़्यादातर हाथ या पैर पे ही काटता है। जैसे अगर हाथ में सांप ने काटा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लकड़ी या रॉड सीधी लेके और उसके ऊपर हल्की सी क्रैप बैंडेज या रुमाल बांध लेना है कि वो सीधा रहे। आप उसको इस तरीके से लटका लीजिए। एक बात याद रखिए, सांप के जो जहर है इसको वेनम बोला जाता है। वेनम का प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सिर्फ खून में मिलके ही असर करेगा, तो इसलिए ये मस्ट है कि सांप का जहर आपके खून में मिला हो तभी वो असर करेगा। अब आपने जब हाथ ऐसे रख लिया तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो धीमा हो जाएगा, तो जहर धीमे धीमे बॉडी में फैलेगा। सबसे पहली चीज ये हो गई कि आपने आपका प्राथमिक एक जो उपचार था उसकी पहले स्टेप आपने खुद ही पार कर लिया। अब आपने जब उसका जो फ्लोइंग रेट था वो आपने धीमा कर दिया, जहर धीमे धीमे फैल रहा है, आपके पास समय है, तो अब आप उस समय का कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहली चीज आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 95% लोगों का इलाज हो जाता है, जिनको सांप काटता है सक्सेसफुली बच जाते हैं, मोर्टेलिटी रेट कम है इसका। फिर इसके बाद दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तेजी से जहर शरीर में फैलेगा, या हार्ट अटैक से भी आप मर सकते हैं। उसके बाद जिसको काटा है उसको आप तुरंत बाइक पे, एम्बुलेंस में, जो भी व्हीकल आपके पास है उसमें बिठा के हॉस्पिटल ले जाएं। उसको चलाए फिराए नहीं, आप चलाएंगे फिराएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, देन जहर तेजी से फैलेगा। हॉस्पिटल में टेस्ट होता है, कई बार विजिबली देख के समझ में आ जाता है कौन से स्नेक ने बाइट करा है, नहीं तो एक ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होता है वो करते हैं, उसके हिसाब से एंटीवेनम देते हैं और बच जाते हैं लोग बाग। अच्छा, इसके अलावा कई लोग झाड़ फूक कराते हैं, उनका कहना ये होता है कि मतलब ये बहुत सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज हमारे लिए यही बनती है लोगों को समझाना कि एक गाँव में कोई बाबा बैठा है, उसने तो ठीक कर दिया, उसके पास चले जाओ, 100% लोग ठीक हो जाते हैं, एक आदमी मरेगा। जब मैं कैंप्स में जाता हूँ लोगों को अवेयर
अवेयर करता हूँ या कहीं रेस्क्यू करके अवेयर करता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि फला बाबा इलाज कर देते हैं और 10 में से 8 लोग तो बच जाते हैं उनके पास जाके और 1-2 तो हॉस्पिटल में भी मर जाते हैं। तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि 10 में से 9 सांप जो है वो जहरीले होते ही नहीं है। तो जिन्हें सांप ने काटा उनको जहरीले सांप ने नहीं काटा तो वो बच जाएंगे, वैसे भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे जहरीले सांप ने काटा होगा वो डेफिनेटली मर जाएगा। तो ऐसा करना, ये जो इलाज जो बाबा लोग करते हैं सांप काट का या किसी भी चीज का, ब्लैक रेमेडीज एंड मैजिक एक्ट में आता है, जिसके तहत उन पे कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि वो कुछ गलत चीजें ना करें और लोगों को जो सही इलाज है वो अस्पताल में मिल सके। एक और जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है ये चीज भी, कि किसी को सांप ने काट लिया, अब उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, तो उसमें ये होता है कि उनको प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। 4 लाख का मुआवजा प्रशासन उस परिवार को तुरंत देता है ताकि उनकी आर्थिक रूप से सहायता की जा सके। इस बारे में भी लोगों को पता नहीं होता है और ये सिर्फ तभी दिया जाएगा जब हॉस्पिटल में डेथ हुई हो। झाड़ फूक करते टाइम अगर डेथ होती है तो फिर इस तरह की चीजें मुश्किल होती है इस तरह की चीजों में। आदिल खान जी, आज आपने सांपों के बारे में बहुत अच्छे से हमें विस्तार पूर्वक बताया। आदिल जी, आज पर्यावरण जैसे गंभीर विषय को लेकर आपसे एक बहुत ही सार्थक और उम्मीद भरी चर्चा हमारे साथ हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह पर्यावरण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो आज एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दिया गया, ये संदेश सोसाइटी, समाज और सरकार तक जाएगा, लोग अवेयर होंगे, प्रशासन आपको सहयोग करेगा, एक ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमारी प्रकृति जो हम सभी के जीवन के लिए अनिवार्य हमारा हिस्सा है, इसका एक संरक्षण हो पाएगा। तो हम प्रकृति के लिए आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह अपना कार्य, अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।